दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो पे बात करेंगे 12th फिजिक्स के अंतर्गत आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। जैसे कि आप सभी काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं कि भैया हमारा न्यूमेरिकल भी हो रहा है, डेरिवेशन हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे हैं, तो अब ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें। तो आपको टेंशन नहीं लेना मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर आपके फिजिक्स में 40 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुका हूं। तो इस वीडियो पे आपको पूरे बुक से कह सकते हैं, यानी कि आपका शुरू से लेकर लास्ट तक में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट तक देखना है और अपना स्कोर करना है। मतलब ऐसे जैसे 40 क्वेश्चन बताऊंगा आपको, तो अपना मतलब आप देखते जाइएगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। अगर आप 40 में 35 प्लस क्वेश्चन अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है ना। तो यहां पर विद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा होता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला है न्यूटन प्रति कूलाम, नेक्स्ट है वोल्ट मीटर, अगला है वोल्ट प्रति मीटर और चौथा है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो मतलब मात्रक वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे, वो लगभग बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं, ठीक है, फिजिक्स में। तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर ज़्यादा हम लोग कवर करेंगे। तो विद्युत फ्लक्स का देखिए मैं आपको मात्रक बता देता हूँ, सही आपका यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है ना। तो अगर आपका भी आंसर था वोल्ट मीटर तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, ठीक है ना, यहाँ पर वोल्ट मीटर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। देखिए ये आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि आपका न्यूमेरिकल टाइप से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूं, एक नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं अति लघुत्तरी, तो मैं आपको कहता हूं ना कि ऑब्जेक्टिव में भी आपका इनका आने का चांस रहता है। जैसे अब यहां पर ही देख लीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखिए 8 कूलाम का ऋण आवेश है ना, तो आवेश आपका कितना टोटल 8 कूलाम। अब इसमें उपस्थित कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। देखिए जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, सीधे तौर पर आपको 8 में एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका करा देना है भाग। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। जैसे यहां पर थोड़ा समझिएगा, जैसे 8 कूलाम का आवेश है, अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इस प्रकार से होता है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें भाग करा देना। जब भाग कराएंगे तो यहाँ पर इसमें हमने भाग कराया तो हमारा इसमें 5 आया, ठीक है, 1.6 का हमने 8 में भाग कराया तो 5 बचा। अब देखिए आपका नीचे क्या है 10⁻⁻19, ये ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा 10⁻+19, तो 5 × 10⁻19 जो है ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि आपको देख पा रहे होंगे आप लोग, फर्स्ट ऑप्शन है। तो इस प्रकार से हमारा पहला विकल्प इसमें राइट होगा। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि चांदी का परावैद्युतांक होता है, यानी कि यहाँ पर चांदी का परावैद्युतांक आपको बताना है, जिसमें आपको के का मान बताना है कि इसमें के की वैल्यू क्या होगी। तो आपका यहाँ पर के बराबर 0 है, के बराबर +-1 है, इसके बाद है के इक्वल टू -1 या आपका के इक्वल टू इनफाइनाइट यानी अनंत। तो यहाँ पर जो दोस्तों आपका अनंत वाला है यानी के बराबर अनंत, ये हमारा हो जाएगा चांदी का परावैद्युतांक, ठीक है ना। तो चौथा विकल्प सही होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक है, धारिता का मात्रक बताना है। ध्यान दीजिएगा, धारिता का मात्रक क्या होता है इसमें से, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट या कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक ना। तो अब देखिए Q बराबर, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, Q बराबर, ठीक ना, Q बराबर C × V हमने पढ़ा है, बस उसी फार्मूले से आ गया। तो कूलाम प्रति वोल्ट आपको यहां पर दिख रहा ना, तो यही हो जाएगा आपका धारिता का मात्रक, कूलाम प्रति वोल्ट। अब इसके बाद यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 5, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, 1 नंबर के लिए आपका न्यूमेरिकल में आ सकता है या 1 नंबर के अति लघुत्तरी में भी ये क्वेश्चन कई बार आया है। प्रश्न कह रहा है कि 50 ओम प्रतिरोध की धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल कराया है, ठीक है ना। मैंने आपको क्या कराया था कि जब आप कोई तार को उसकी लंबाई खींचकर दोगुनी करते हैं तो जो तार का प्रतिरोध होता है वो 4 गुना हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको इसको एक मतलब रट लीजिए या आप कहें तो कुछ भी करके तैयार कर लीजिए कि जब हम किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई अगर 2 गुनी कर देते हैं तो तार का जो प्रतिरोध होता है वो कितना हो जाता है
4 गुना हो जाता है। तो 50 का 4 गुना कितना होगा? 200 होगा। तो मतलब इसका जो हमारा प्रतिरोध हो जाएगा वो 200 ओम का हो जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको रट लेना है, ठीक है ना। चलिए 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, बढ़ते हैं अपने अगले हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरकत्व का मात्रक है, प्रेरकत्व का मात्रक आपको इसमें बताना है, ठीक है ना। तो देखिए आपको मैंने बताया ना कि मात्रक से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओम सेकंड, इसके बाद है आपका सेकंड ऑप्शन ओम प्रति सेकंड, अगला है सेकंड प्रति ओम, और फिर है आपका 1/ओम सेकंड, ठीक ना। तो यहां पर प्रेरकत्व का मात्रक आपका इनमें से कौन सा होगा आपको बताना है। तो देखिए ओम सेकंड जो है ये हो जाता है हमारा प्रेरकत्व का मात्रक, अर्थात हमारा इसका सही हो गया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट यहां पर फर्स्ट को सही करने वाले थे बिल्कुल आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्वप्रेरकत्व के मात्रक हेनरी के समतुल्य है। देखिए आपको एक भी चीज पता है, जो हमारा स्वप्रेरकत्व होता है इसका मात्रक एक होता है हेनरी। फिर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि हेनरी के समतुल्य मतलब हेनरी के बराबर और कौन सी वैल्यू होगी इनमें से। जैसे पहला है वोल्ट एम्पियर प्रति सेकंड, फिर है वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, फिर है एम्पियर सेकंड प्रति वोल्ट, नेक्स्ट है वोल्ट एम्पियर प्रति सेकंड, ठीक है ना। तो अब इसमें यहां पर हेनरी के समतुल्य कौन सा होगा? तो आपका हो जाएगा वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, यानी कि जो आपको यहां पर सेकंड नंबर, ठीक है ना, दूसरा विकल्प वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, ये हेनरी के बराबर होता है या कह सकते हैं स्वप्रेरकत्व का एक दूसरा मात्रक है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है ये। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको देखिए मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था। लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है? ठीक है ना, आवेश के, संवेग के, ऊर्जा के, द्रव्यमान के। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पर कोई ऊर्जा बोल रहा था, कोई आवेश, कोई संवेग, कोई द्रव्यमान। तो अब आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो आपका लेंज का नियम है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। किसके? ऊर्जा। तो अब आपका क्लियर हो गया ना, यहां पर थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऊर्जा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या हेनरी। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होगा वह कौन होगा इनमें से? ठीक है, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड विकल्प दूसरा, एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहां पर प्रति नहीं है, ठीक है ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए काफी महत्वपूर्ण है, 1/√μ0 का मात्रक। अब एक चीज यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या ध्यान देना है आपको। तो देखिए जो आपका 1/√, के अंदर जो आपका μ0 है, इसकी जो वैल्यू होती है ये प्रकाश की चाल c के बराबर होता है, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये प्रकाश की चाल होती है। और यही कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बन जाता है क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल बताइए, प्रकाश की चाल के बराबर ये होता है या कुछ ऐसा करके क्वेश्चन मतलब रिपीट कर देना, इधर उधर घुमा देता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको ध्यान देना है कि यही आपका प्रकाश की चाल के बराबर है। अब यहां पर इसमें देखिए पीछे मात्रक क्या लगा है? मीटर प्रति सेकंड, तो बस इसका मात्रक भी आपका मीटर प्रति सेकंड, यानी कि हमारा सेकंड नंबर विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर है। चलिए इस प्रकार से हमारे टोटल 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। बढ़ते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो हमारा यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य या फर्स्ट व सेकंड दोनों, मतलब क्या समझ रहे ना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है ये कैसी होती हैं? तो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, मतलब यहां पर आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन राइट, अनुप्रस्थ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। न्यूनतम आवृत्ति आपको बताना है कि न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है इनमें से? परावैगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा तरंगे, माइक्रो तरंगे, ठीक है। न्यूनतम मतलब समझ रहे हैं ना, न्यूनतम और अधिकतम का मतलब समझते हैं आप। तो यहां पर न्यूनतम जो होगा वो आपका माइक्रो तरंगे हो जाएंगे, ठीक है, न्यूनतम में माइक्रो तरंगे। इसके बाद कह रहा है कि सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग है। अब यहां पर सबसे अधिक आपको बताना है, ठीक है। तो जब आपका न्यूनतम में रहेगा तो आपका माइक्रो तरंगे, अगर अधिकतम में बताएगा तो फिर क्या होगा आपका आप लोग सोचेंगे तो भैया हो जाएगा गामा तरंगे, ठीक है। अधिकतम के लिए गामा तरंगे, यहां पर यही आपको ध्यान देना है, अधिकतम में गामा तरंगे जब इस प्रकार
से मतलब आते ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ पर सम्मिलित किया हूँ। ठीक है, तो न्यूनतम है माइक्रो तरंगे और अधिकतम। माइक्रो का मतलब आप यहाँ पर ट्रिक याद कर लीजिए, माइक्रो मतलब क्या होता है, बहुत अधिक छोटा पार्ट, छोटा से छोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूनतम की, और अधिकतम है आपका गामा तरंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर एक, जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई तरंग किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या परिवर्तित नहीं होता, यानी कि तरंग की आवृत्ति नहीं परिवर्तित होती, या तरंग दैर्घ्य नहीं परिवर्तित होता, या तरंग का वेग, या तरंग के आयाम में, इनमें से कौन सा चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बताना है। तो तरंग की जो आवृत्ति होती है ये चेंज नहीं होती, अर्थात यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया। अब देखिए अगला है कि यदि सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर है, मतलब जो आई है वो हमारा सी, यानी कि क्रिटिकल एंगल जो क्रांति कोण होता है, तो आपतन कोण क्रांति कोण के अगर बराबर है, वो भी किस माध्यम में, तो सघन माध्यम में। ठीक है, तो आपको अपवर्तन कोण का मान बताना है, यानी कि अपवर्तन कोण कितने डिग्री का बनेगा, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका सघन माध्यम होता है उसमें जब आपका आपतन कोण आई और जो आपका क्रिटिकल एंगल क्रांति कोण सी, ये जब बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पर कोण आपका बन जाता है 90 डिग्री का। ठीक है, अपवर्तन कोण जो होगा वो 90 अंश का बन जाता है। ठीक है, तो समझ गए। अब चलिए 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, बढ़ते हैं अपने अगले हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है कि दो लेंस जिनकी शक्तियां, यानी कि यहां पर लेंस की शक्ति दी गई है, एक का आपका 4 डायऑप्टर है, एक आपका -2 डायऑप्टर है, संपर्क में रखे हैं तो संयुक्त लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों जैसे आपके पास कोई दो लेंस है, एक की शक्ति यहां पर क्षमता दी गई है 4 डायऑप्टर, एक की है -2 डायऑप्टर, दोनों को संपर्क में सटा कर रख दे तो आपको बताना है कि संयुक्त लेंस की शक्ति क्या होगी। ठीक है ना, तो देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता है एक है प्लस का 4, एक है माइनस का 2, तो यहां पर जुड़कर आपका प्लस का 2 बचेगा, तो यहां पर 2 डायऑप्टर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो सेकंड विकल्प हमारा इसमें सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध, क्लास 10th से आप ये पढ़ते चले आ रहे हैं, f और r में संबंध, f बराबर r 2r या f इक्वल टू 3r, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बचा 2। तो यहाँ पर f इक्वल टू 2r ये नहीं होता है, f बराबर r/2, यानी कि जो दर्पण की फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी, ये परिभाषा आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर f इक्वल टू r/2 जो कि है थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट, चना। तो इस प्रकार से सही हो गया। अब आइए यहां पर है 18 नंबर, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का वेग जल में सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, तो यहां पर कौन सा जो रंग है जो कि मतलब इसका वेग जल में सबसे अधिक, तो देखिए यहां पर जो वैसे बात करें लाल रंग की, आपने देखा होगा कि जो लाल कलर होता है वो अगर कोहरा भी होगा तो कहीं भी आप उसको रख दें तो मतलब वो ज्यादातर उसकी तीव्रता होती है, वो हमेशा उसका वेग अधिक होता है और वो हमेशा दिखाई देता रहता है। अन्य कलर कभी कभी क्या होता है गायब हो जाते हैं, लेकिन रेड कलर जो है वो बिल्कुल एकदम हमें दिखाई देगा कि हाँ वहां पर कुछ चीज रेड कलर से रखी है। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका लाल रंग होगा, ठीक है ना, लाल रंग, इसका वेग जल में सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, तो यही सही होगा, बाकी के नहीं होंगे। इसके बाद कह रहा है यहां पर कि वह घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग दर्शाती है कहलाती है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन। ठीक है ना, तो आपने ध्रुवण पढ़ा ही है इसमें प्रकाशिकी में, तो ध्रुवण ही आपका राइट हो जाएगा। यानी कि इस घटना को क्या कहेंगे, जो कि अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है वो होती है आपकी ध्रुवण। ठीक है ना, तो यहां पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुवण कोण P, जो ध्रुवण कोण है P तथा क्रांतिक कोण C में संबंध होता है। आपने इसको जरूर पढ़ा होगा, जो ध्रुवण कोण और क्रांतिक कोण, इन दोनों में जो रिलेशन होता है, ब्रूस्टर का नियम आपने एक नाम सुना होगा, ब्रूस्टर का नियम। ठीक ना, तो यहां पर इन दोनों में क्या संबंध होता है, tan P इक्वल टू cosec C या tan P इक्वल टू sin C, tan P इक्वल टू sec C या tan P इक्वल टू cos C। तो यहां पर आपको बताना है। ठीक है ना, तो यहां पर tan P इक्वल टू जो cosec C है, ये फर्स्ट ऑप्शन
पहला वाला ये सही हो जाएगा आपका। ध्रुवण कोण यानी कि P और क्रांति कोण यानी C, इन दोनों में यही संबंध होता है। तो टोटल हमारे 20 क्वेश्चन हुए। अब बढ़ते हैं अपने अगले हमारे 21 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए 21 आपका यहाँ पर है कि किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती। आपको क्या बताना है? किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर या संवेग पर। तो यहां पर हो जाएगा आवेश पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान यहाँ पर होता है शून्य। क्या होता है? तो बोलेंगे भैया शून्य होता है। तो यहाँ पर जो चौथा विकल्प है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये फोर्थ हो गया, ये थर्ड है। तो यहाँ पर ये आपका कह सकते हैं ये वाला आपका शून्य होगा। कुल मिलाकर आपसे शून्य से मतलब, तो यहाँ पर 0 होता है। इसके बाद है लैम्डा, यानी कि लैम्डा क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। तो लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र होता है या फोटॉन की ऊर्जा होती है एच सी लैम्डा या एच सी अपॉन लैम्डा या लैम्डा अपॉन एच सी या लैम्डा एच या बटे सी। तो यहाँ पर देखिए आपको जो तरंग दैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा का सूत्र होता है वो होता है एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, एच सी बटे लैम्डा कह सकते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही होगा इसमें। इसके बाद है 24 नंबर, जस्ते की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा? सूक्ष्म तरंगे, दृश्य प्रकाश या अवरक्त प्रकाश या परावैगनी प्रकाश। तो जस्ते की कोई सतह है और उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराना है, तो इनमें से कौन सा विकिरण अत्यधिक प्रभावी होगा ये आपको बताना है। तो इसमें आपका प्रभावी होगा परावैगनी प्रकाश या परावैगनी किरणें। ठीक है ना, जैसे मतलब आपने जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पर जो प्रकाश किरणें डाली जाती हैं अल्ट्रा वायलेट किरणें, वही आपकी होती हैं परावैगनी, है ना। तो यहां पर परावैगनी प्रकाश अत्यधिक प्रभावी होता है। ठीक है, तो ये 24 हुए। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है। ठीक है, यहां पर ये कण जो है एक ही वेग से गतिमान है, तो न्यूनतम डी ब्रॉगली तरंग वाला कण होगा प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण या न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर जो आपका अल्फा कण है ये हो जाएगा हमारा इसमें राइट आंसर। ठीक है, तो अल्फा कण यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन हुए। अब आइए चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 26। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल कीमती है। ऑब्जेक्टिव की टेंशन आपकी आज खत्म होने वाली है। तो यहाँ पर है 26 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान होता है 13.6 EV, -13.6 EV या 13.6 जूल या 0। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है वो आपकी कितनी होती है यहाँ पर? तो इसका मान होता है आपका -13.6 EV यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EV का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इसके बाद है हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर। तो यहाँ पर आपका होता है ये अंतर जो है h/2π के बराबर। कितना होता है? h/2π। ठीक है, यही हो जाएगा राइट आंसर सेकेंड नंबर। तो एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को। हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेग में अंतर होता है h/2π, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 28 नंबर, परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रकीर्णित होते हैं? देखिए परमाणु है कोई, ठीक है, कोई परमाणु है, इसके अंदर जो अल्फा कण होते हैं वो किस बल के कारण होते हैं? नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, कूलाम बल या गुरुत्वीय बल। तो किस बल के कारण ये जो होते हैं? तो ये होते हैं कूलाम बल के कारण, है ना। तो आप लोग फिर याद कर लीजिए कूलाम बल, यहां पर थर्ड ऑप्शन। कूलाम बल के कारण नाभिक के अंदर जो है ये अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक AMU मतलब समझ रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट, जिसे आप बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो एक AMU के तुल्य ऊर्जा होती है, कितनी होती है? 190 MeV। MeV मतलब समझ रहे हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। इसके बाद 139 MeV, 931 MeV या 913 MeV। तो एक AMU के तुल्य ऊर्जा होती है 931 MeV। याद है? याद कर लीजिए, यही होता है 931 MeV। इसके बाद है यहाँ पर 30 नंबर, हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा। हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा आपको पता है कि 0 होती है, और नहीं पता तो आप याद कर लीजिए, इसकी हो जाएगी बंधन ऊर्जा 0। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर टोटल हमारे 30 क्वेश्चन हुए।
अब आपका आता है यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर है कि कण जो यहाँ पर दिया गया है 92 यानी कि 92 U और यहाँ पर है 238, तो ये आपका क्या है यूरेनियम। अब कह रहा है कि इसके नाभिक में नहीं उपस्थित होगा। नाभिक में क्या नहीं उपस्थित है? 92 प्रोटॉन नहीं है, 92 इलेक्ट्रॉन नहीं है, या 146 न्यूट्रॉन, या 238 जो ये पावर है ये न्यूक्लियन। तो यहाँ पर इनमें से क्या उपस्थित नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर भैया इसमें हो जाएगा 92 इलेक्ट्रॉन नहीं उपस्थित है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है हमारा 92 इलेक्ट्रॉन, ये सही हो जाएगा आपका। इसके बाद आता है 0 केल्विन। यहाँ पर ओके मत इसको समझिएगा, ये क्या है 0 केल्विन, ठीक है ना। ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है, चालक, प्रतिरोधक, शक्ति स्रोत, विद्युत रोधी, है ना। तो यहां पर हो जाएगा विद्युत रोधी। 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक होता है वो होता है विद्युत रोधी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर एक एन टाइप अर्धचालक में, एन टाइप मतलब एन प्रकार का दो अर्धचालक होता है। तो एक एन प्रकार के अर्धचालक होता है, धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन या कोई नहीं। तो एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है आपको पता है ना, वो होता है धनावेशित, ठीक है ना। तो एन टाइप का दो अर्धचालक होता है वो क्या होता है धनावेशित। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा धनावेशित। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर 34 नंबर, कह रहा है कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए, एक पी टाइप का यानी पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य, मतलब आपको कोई पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है और उसमें शुद्ध जर्मेनियम में कौन सी अशुद्धि या कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाएगा जिससे कि पी प्रकार का अर्धचालक बन जाए। फास्फोरस की अशुद्धि या अपद्रव्य, या एंटीमनी, या एल्यूमिनियम, या आर्सेनिक। तो यहाँ पर कौन सा मिलाया जाता है आपको पता है, तो होता है आपका एल्यूमिनियम। क्या होता है एल्यूमिनियम, ध्यान दीजिएगा। जर्मेनियम में आप जब जर्मेनियम जो है ना, इसमें जब आप एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाते हैं तो आपका बनता है पी प्रकार का या पी टाइप का अर्धचालक, ठीक है। इसके बाद 35 नंबर देखिए, पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं केवल कोटर, केवल इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट व सेकेंड दोनों यानी कोटर और इलेक्ट्रॉन दोनों, या ना तो इलेक्ट्रॉन और ना ही कोटर। तो देखिए जो पीएन संधि डायोड होता है इसकी जो अवक्षय परत होती है यानी कि बीच का स्थान जिसे बोलते हैं दोनों के, है ना, पी प्रकार और एन प्रकार के दोनों अर्धचालक के बीच का जो स्थान होता है उसे अवक्षय परत बोलते हैं। तो जो अवक्षय परत होती है उसमें है इलेक्ट्रॉन ही नहीं पाए जाते और ना ही कोटर पाए जाते। मतलब यहाँ पर जो हमारा चौथा विकल्प है, ठीक है, 4th नंबर, ये सही हो जाएगा। ना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें और ना ही उसमें कोटर होते हैं। तो उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए 36 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य होगी। यानी किसी जो कोई कण है अगर उसके संवेग को हम दोगुना कर दें तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य होगी। अपवर्तित रहेगी 4 गुनी या 2 गुनी या आधी। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर 4th नंबर। यानी कि अगर किसी कण का संवेग को हम 2 गुना कर देते हैं या 2 गुना कर दिया जाए तो डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य हमारी आधी हो जाती है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन, 2 परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान है। समझिएगा 2 परमाणुओं के जो है परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। तो वे होंगे समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब परमाणु क्रमांक अगर समान होते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्या, समस्थानिक बोलते हैं। ये परिभाषा आपने पढ़ी ही होगी, है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जब 2 परमाणुओं के जो परमाणु क्रमांक है अगर वो बराबर है, समान है, ठीक है, तो वहां पर उस परमाणु को हम लोग बोलते हैं समस्थानिक, ठीक है ना। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? जो सूर्य है वो विकिरण ऊर्जा का स्रोत है कैसा? नाभिकीय विखंडन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, साइक्लोट्रॉन या नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। तो सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि डापलर प्रभाव निर्मित होता है। डापलर प्रभाव आपने जो है क्लास 11th में शायद से पढ़ा होगा अगर आपको याद हो। तो डापलर प्रभाव निर्मित होता है, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। स्रोत गतिशीलता है या संसूचक गतिशील है, या फर्स्ट व सेकंड, यानी कि स्रोत गतिशील हो और संसूचक दोनों गतिशील हो, या इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर स्रोत भी गतिशील हो और संसूचक भी गतिशील है तब डॉपलर प्रभाव निर्मित होता है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार से कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी फर्स्ट व सेकंड दोनों, ठीक ना। तो समझ गए डॉपलर प्रभाव निर्मित कब होता है, जब स्रोत गतिशील हो और संसूचक भी गतिशील हो। इसके बाद आपका देखिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 40 नंबर, नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, नेत्र लेंस की प्रकृति अभिसारी अपसारी या अभिसारी और अपसारी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो नेत्र लेंस होता है ये किस प्रकृति का होता है, तो ये अभिसारी प्रकृति का होता है, ठीक है ना। तो समझ गए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका राइट हो जाएगा, अभिसारी प्रकृति। तो इस प्रकार से दोस्तों 40 ये क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे, आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट कर लेना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री की भी बात करेंगे और भी जो भी सब्जेक्ट है आपको अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव की मैं जो है आपकी तैयारी करा दूंगा। बाकी अदर सब्जेक्ट को टेंशन आप मत लीजिए, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जुड़े रहना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।